आकाश का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें आकाश में स्थित पार्टिकल्स पर, गैस के अणुओं पर या धूल के पार्टिकल्स पर पड़ती है तो प्रकाश की स्कैटरिंग हो जाती है। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर के होती है। ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से जो आसमान का जो रंग है वो हमको करीब करीब नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन इस स्कैटरिंग को हम रेले स्कैटरिंग भी कहते हैं। इस स्कैटरिंग की विशेषता यह है कि जिस आवृत्ति का प्रकाश या जिस वेवलेंथ का प्रकाश परमाणुओं पर या पार्टिकल्स पर पड़ता है, उसी वेवलेंथ का प्रकाश फिर स्कैटर्ड भी होता है। जैसे मान लीजिए ब्लू कलर का प्रकाश पार्टिकल्स पर पड़ रहा है तो ब्लू कलर का प्रकाश, उसी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भी स्कैटर्ड हो रहा है। उसके इधर रमन इफेक्ट में ये देखा गया है कि जो प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजर रहा है तो जो स्कैटर्ड प्रकाश है उसकी वेवलेंथ जो मूल प्रकाश है उससे कुछ ज्यादा अथवा कुछ कम हो सकती है। इस बात को रमन ने नोटिस किया था और ये रमन इफेक्ट भी है। अगर आप देखें तो रमन इफेक्ट में जो प्रकाश के जो फोटॉन्स का पार्टिकल्स से जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है, जबकि रेले स्कैटरिंग में जो प्रकाश के अणुओं का जो कोलिजन गैस के अणुओं से या पार्टिकल से हो रहा है वो इलास्टिक माना गया है। अब प्रकाश को अगर आप देखें तो ये प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है और ये जो लाल रंग है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और इसका जो रिफ्रैक्शन है या इसका जो झुकाव है, इसका मुड़ाव है, इसका जो अपने रास्ते से सबसे आप देखिए कि सबसे कम ये इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, सबसे कम ये झुक रहा है, जबकि जो नीला रंग या बैगनी रंग है ये सबसे ज्यादा झुकता है। इसकी वेवलेंथ जो कम है और इसकी ऊर्जा इसकी ज्यादा है। तो ये दृश्य प्रकाश है, VIBGYOR, ये हमारा दृश्य प्रकाश है। अब रमन ने देखा, रमन ने जो नोटिस करी उसने कहा एक मॉलिक्यूल पर, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, इस पर कोई हम लेजर किरण डाल रहे हैं। लेजर किरण का मतलब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट हम डाल रहे हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट डालने पर ये देखा गया है कि देखिए सामान्य रूप से तो एक लेजर किरण आई और उसमें से उसी तरंगदैर्घ्य की किरण वापस आ गई। तो इसको तो हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। तो रेले स्कैटरिंग में तो ये था कि जो प्रकाश टकरा रहा था उसी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश फिर हमको मिल भी रहा था स्कैटर्ड होने के पश्चात। लेकिन रमन ने जिस महीन बात को नोटिस किया उसने कहा कि भाई जब प्रकाश किसी अणु से टकरा रहा है, लेजर प्रकाश किसी अणु से टकरा रहा है तो मूल रंग का प्रकाश तो निकल ही रहा है, बड़ी मात्रा में तो मूल रंग का प्रकाश ही है जिसको रेले कह रहे हैं। लेकिन साथ में कुछ प्रकाश ऐसा भी है जिसकी तरंगदैर्घ्य मूल प्रकाश से ज्यादा है और कुछ प्रकाश ऐसा है जिसकी तरंगदैर्घ्य मूल प्रकाश से कम है। तो इस फिनोमिना को रमन ने नोटिस किया था और इसी को हम रमन इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये एक प्रश्न ये उठता है कि भाई ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ कैसे गई और फिर तरंगदैर्घ्य कम कैसे हो गई। तो आप देखेंगे तरंगदैर्घ्य कम होने का मतलब ऊर्जा बढ़ गई। जो आपतित प्रकाश था और जो स्कैटर्ड प्रकाश है, स्कैटर्ड प्रकाश की यद्यपि ये मात्रा काफी कम है, अधिकांश मात्रा तो वही होती है जो रेले स्पेक्ट्रम वाली बात, स्कैटरिंग वाली बात होती है, लेकिन ये कुछ मात्रा में प्रकाश की जो ऊर्जा बढ़ जा रही है और कुछ ऊर्जा कुछ जगह पर कम हो जा रही है। तो ये हमें कह रहे हैं कि यहां पर कोई प्रकाश इस अणु पर आपतित हो रहा है, इस अणु से कभी तो ये ऊर्जा को ले रहा है और जो निर्गत जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जा रही है या इसकी ऊर्जा बढ़ जा रही है, और कभी ये प्रकाश को कम कर दे रहा है, ऊर्जा को कम कर दे रहा है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य भी बढ़ जा रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से फिर आगे चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में
डॉक्टर संजय उपेती जी हैं, जो पिछले 30 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। आप IBM में सीनियर इंजीनियर है और क्वांटम फिजिक्स में आप काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में आपकी गहन पकड़ है और भारत में अनेक इंस्टीट्यूट में आप लगातार आते रहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अलावा जैसे भी जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं वो लगातार आपकी सेवा लेते हैं। आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। आज हमें मौका मिला है कि हम आपसे कुछ चीजों को विज्ञान की कुछ चीजों को ठीक से समझने का प्रयास करें। आज हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है रमन इफेक्ट। और रमन के बारे में आप जानते हैं कि रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। आप तमिलनाडु के रहने वाले थे और भारत के एक जाने माने वैज्ञानिक आप रहे। उस समय जब लोगों के पास ज्यादा सुविधा नहीं होती थी, उसके बावजूद भी आपने भारत में रहकर भारत के लिए नोबेल प्राइज अर्न किया। तो आज हम उसी के बारे में, रमन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि जो समुद्र का रंग है वो नीला क्यों होता है। देखिए, आकाश का रंग तो नीला होता है, हमको मालूम है। वहां पर स्कैटरिंग है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग है ज्यादा मात्रा में, लेकिन समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? कई चीजें जो पहले से ही एक मिथ के रूप में चलती गई कि भाई आकाश का जो छाया है उसके कारण समुद्र का रंग नीला होता है, लेकिन वास्तव में ये सब चीज है क्या? उसके लिए हम डॉक्टर संजय से वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर संजय, आपको यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। आप लगातार हमारे बच्चों को प्रेरित करते हैं और बहुत विज्ञान की जो मूलभूत बातें हैं जिनको एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य शिक्षक नहीं समझा सकता, उसको आप बड़ी गहनता से समझाते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी डॉक्टर रमन के इतिहास के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालें। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं सीवी रमन के जन्म से। 1888 में उनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के रहने वाले थे और बचपन से ही उनका जो रुझान था वो प्रकृति की तरफ ज्यादा था। प्रकृति में फूलों के रंग, अलग अलग चीजों के रंग, पत्थरों के रंग और आकाश में जो नीला कलर दिखता है उसका। तो उनको हमेशा ये उनके मन में ये भावना थी कि ये सब चीज क्यों हो रही है प्रकृति में, और खास तौर से रंगों पे उनका बहुत ज्यादा रुझाव था। हर इंसान का अलग अलग दिशा में रुझाव रहता है, लेकिन उनको रंगों से वो बड़े प्रभावित थे कि रंग आ कैसे रहे और कहां से आ रहे हैं। तो जब वो लगभग 16-17 साल के होंगे तो उनके घर में प्रेशर पड़ा घर से उनको कि रामन लौट रहे थे। जब रामन से किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं डिस्कशन चल रहा था तो एक सवाल उठा कि जो समुद्र का जो रंग है वो नीला क्यों होता है। तो रैले और जो लोग रैले की फिजिक्स को सब समझते थे उन्होंने कहा इसलिए होता है क्योंकि भाई ब्लू लाइट स्कैटर होती है और वो जो है नहीं स्कैटर नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो इसका आकाश का जो रंग है वो नीला है, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ब्लू लाइट जैसे आकाश में स्कैटरिंग, रैले स्कैटरिंग की वजह से नीला होता है, वैसे ही आपका ये भी नीला हो रहा है। लेकिन सीवी रमन ने कहा कि ना, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है इसमें। अब ये सोचो कि जब सीवी रमन लौट रहे थे वहां से, यूरोप से वापस भारत आ रहे थे, वो जाते रहते थे कॉन्फ्रेंसेस में। सोचो कितनी हिम्मत है आदमी की कि आप दो महीना आप मतलब समुद्र में जहाज में बैठ के जा रहे हो, अब क्योंकि आप में पैशन है फिजिक्स करने का। तो वो जब लौट रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है जी। ऐसे कितने वैज्ञानिक होते हैं कि जो आप शिप में चल रहे हैं और हमको एक्सपेरिमेंट करना है जी, ये प्रूव करने के लिए कि जो रैले ने कहा या जो रैले की बात है वो गलत है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया
एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो लाइट समुद्र में, अब समुद्र में जहां जा रहा है उनके पास एक स्पेक्ट्रल फिल्टर था जिसमें अलग अलग कलर की लाइट फिल्टर होकर आती है। जब उन्होंने जो स्कैटर लाइट जो थी जो उसमें देखी तो उन्होंने कहा कि जो मेरे पास जो फिल्टर में जो लाइट आ रही है उसका रंग अलग है और जो लाइट आकाश से आ रही है वो लाइट अलग कलर की होती है, वो तो व्हाइट होती है नॉर्मली। तो उन्होंने कहा, फिर आकर के पेपर लिखा कि समुद्र का रंग इसलिए नीला नहीं होता है क्योंकि उसमें आकाश की परछाई है, इसलिए होता है क्योंकि समुद्र में जो अणु परमाणु हैं, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है या उसमें एल्गी होती है समुद्र के नीचे या हरे रंग की, या उसमें और जो मटेरियल होते हैं गंदगी में जो भी सब कुछ होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके, थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे रहे हैं। और हमको जो है वो, और सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होगी इसमें ब्लू लाइट की होगी, वो तो नियम फॉलो करेंगे लेकिन वो उसकी परछाई नहीं है, वो यहां पर से स्कैटर हो रही है लेकिन इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है। रेले की तो इलास्टिक थी कि जितनी एनर्जी के फोटोन आया उतनी एनर्जी का वापस चला गया, अब स्कैटर हो गया। लेकिन इन्होंने कहा कि ना, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और ब्लू लाइट को भेज दे रहे हैं, तो इसलिए जो है हमको लग रहा है कि वो ब्लूइश कलर है। इसीलिए अब उन्होंने कहा कि इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके वहां बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होगी, मतलब और लाइट और ब्लू कम होगी एब्जॉर्ब, तो हमको ये ब्लू नहीं दिखेगा। इसलिए उन्होंने कहा इसीलिए समुद्र का पानी अगर आप ग्लास में ले लें और अलग से देखें तो वो ब्लू आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी थिकनेस बहुत कम है। आपको बहुत सारा एब्जॉर्प्शन चाहिए, तब जाके बहुत सारी स्कैटरिंग जब होगी तब उसका इफेक्ट आपको बड़ा दिखेगा। यानी जब समुद्र ज्यादा गहरा होगा तो, हाँ बिल्कुल, अगर उसी के बदले कोई बहुत चौड़ी नदी हो और बहुत मतलब शैलो नदी हो, बहुत गहरी ना हो, तब आपको वो नीली दिखेगी। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई रेले स्पेक्ट्रम में तो, स्कैटरिंग में तो जो लाइट पड़ी उतनी ही एनर्जी की लाइट वापस, वही एनर्जी की लाइट वापस, बिल्कुल, क्या है कम या ज्यादा हो सकता है। नहीं, स्पेक्ट्रम जो है उसको बोलते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग। कि अब बताइए कि ये जो नया विज्ञान जो उन्होंने बताया, क्योंकि इस पर वो काम कर रहे थे काफी सालों से, उनको लग रहा था कि शायद जिसमें मैं काम कर रहा हूं वो यहां भी लागू हो सकता है। उनमें थोड़ा एरोगेंस थी, मतलब थोड़ा उनमें था कि ना जो मैं कह रहा हूं वो सही। ऐसा होता है वैज्ञानिकों में कि भाई हमारी बात सही है, पर आप खाली कहने से थोड़ी होता है, आपको प्रूव करना पड़ता है दुनिया के सामने। तो उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया। उन्होंने कहा आप समुद्र में देखिए और मैं आपको ये इसका स्पेक्ट्रम भेज रहा हूं, इसकी कॉपी उन्होंने उनको भेजी। उन्होंने कहा बाकी वैज्ञानिक तुम जाकर के खुद समुद्र में जाके चेक कर लो। मैं तो चेक करके आ गया हूं। और एक बार जब सीवी रामन ने कंफर्म कर दिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं की जो कहते कि ना इसने गलत कहा है। उनको पता था कि ये आदमी में अपना गुरूर तो है, लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोलेगा गुरूर के चक्कर में। अगर इन्होंने रिसर्च करके भेजा है, इसका मतलब इसको आप कोई नहीं काट सकता। तो सबने मान लिया बाद में कि हाँ, जो रेले का जो आइडिया था वो गलत था। समुद्र का रंग इसलिए नहीं होता है नीला या लगभग हरा नीला जैसा, वो इसलिए नहीं क्योंकि स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग हो रही है या उस आकाश की छाया पड़ रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और चीजें हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं चीजों को। मतलब मॉलिक्यूल से जोड़ दिया उन्होंने उसको। हाँ, उन्होंने इसको बोल। सूर्य का प्रकाश जब समुद्र से गुजरता है तो ये प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है और फिर ये नीले रंग के प्रकाश की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होने लग जाती है। हम जानते हैं कि रेले स्कैटरिंग में ये कहा गया था कि जो स्कैटरिंग की जो मात्रा होगी वो वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्योंकि नीले रंग की जो वेवलेंथ है कम है, काफी कम है बैगनी के बाद, तो इसकी स्कैटरिंग जो है बहुत ज्यादा होती है। और इसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से समुद्र के अंदर का, समुद्र का जो पानी है हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो गहरा समुद्र जो होता है वो ज्यादा नीला दिखाई पड़ता है। यद्यपि और भी कई कारण उसके अंदर क्या क्या पदार्थ हैं, उसके कारण क्या स्कैटरिंग हो रही है, वो भी उसका कारण होगा, लेकिन मुख्यतः आप देखेंगे कि पानी के अंदर सूर्य की किरणें गई तो फिर वो 7 रंग में टूटी और जो नीले रंग का प्रकाश है उसका ज्यादा स्कैटरिंग हो गई और बाकी प्रकाश पानी के अंदर चला गया और शोषित हो गया। तो वो नीले प्रकाश की स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से समुद्र का जो पानी है वो नीला दिखाई देता है
और जितना गहरा समुद्र होगा उतना ज्यादा हमें पानी जो है उसका नीला प्रतीत होगा। और अगर आप समुद्र के पानी को निकाल के छोटे से बर्तन में या टब में रखेंगे तो आप पाएंगे कि वो इतना नीला नहीं है, क्योंकि उसमें पानी के अंदर प्रकाश की स्कैटरिंग होने की जो मौका है वो कम हो गया है। अब इसका सोचो कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ। अब हम जाते हैं धीरे धीरे रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रामन के काम पे, क्योंकि ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से। तो रामन ने जो अपना काम किया, रामन ने कहा कि अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लाइट किसी जगह फेंकूं और उसका जो स्कैटर्ड लाइट है उसको अगर मैं स्टडी करूं तो मैं मॉलिक्यूल के अंदर क्या चल रहा है वो मैं देख सकता हूं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल अलग अलग तरह से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। राइट। अच्छा, मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर होगा। मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर रहता है। आप इधर से लाइट डाल रहे हैं, उधर से डाल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग होगा। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी ले रहा है, तो आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आप पढ़ सकते हैं बस स्कैटर्ड लाइट को ही देख करके। तो जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पूरी दुनिया में आजकल केमिकल एनालिसिस में जितने भी आपकी ड्रग्स बनती है, जितनी भी दवाइयां बनती है। अच्छा, ये मतलब उसकी जो बॉन्डिंग कैसे है, परमाणु के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, उसको पूरा रिफ्लेक्ट। बिल्कुल। होता क्या है कि जो बॉन्डिंग होती है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की एनर्जी लेवल्स बनते हैं। और कभी भी कोई भी एक क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये है कि आप किसी भी एटम में जब कोई लाइट फेंकते हैं जी, एटम तो कुछ नहीं, एटम में क्या इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, सेंटर में तो कुछ नहीं जाता, तो न्यूक्लियस तो बहुत अंदर रहता है, बाहर से सब कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउडी है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा नहीं कि जितनी एनर्जी आप फेंकेंगे उतना पूरा एब्जॉर्व कर लेगा। हर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स मात्रा में एनर्जी एब्जॉर्व करता है, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की बॉन्डिंग चल रही है आसपास। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो आपस की बॉन्डिंग होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे हाइड्रोजन, जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल है तो उसमें एक 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, और उनमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है इधर, और दूसरा जो बॉन्ड है वो दूसरे हाइड्रोजन से बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब शेयरिंग हो रही है। तो ये सब जब ये मिल रहे हैं तो इनके बेसिस पर हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डिसाइड हो चुके हैं। वो आप क्वांटम फिजिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक के कितनी क्या क्या एनर्जी पॉसिबल है। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि आप ऐसा नहीं कि आपने इतनी एनर्जी दी पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन केवल उतनी ही एनर्जी लेता है जो उसको एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे पहुंचने के लिए जरूरत होती है, बस उससे न कम न ज्यादा। आप कम एनर्जी देंगे तो वो कहेगा ना मुझे नहीं चाहिए, ज्यादा एनर्जी देंगे तो कहेगा ना मुझे नहीं चाहिए, एग्जैक्ट उतनी एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्वांटाइज्ड वाली, एनर्जी क्वांटाइज हो गई, बस यही क्वांटम फिजिक्स है कि एनर्जी जो है क्वांटाइज हो गई है। अब एनर्जी क्वांटाइज हो गई है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पता है कि कोई लाइट को अगर आ रही है और उसने इलेक्ट्रॉन ने बस उतनी एनर्जी ली जितनी उसको चाहिए, तो इसका मतलब ये आया कि अब आप स्पेक्ट्रम देख के पता लगा रहे हैं कितनी एनर्जी कम हुई, तो आपको पता है कि इसका ये एनर्जी लेवल होगा, इसमें कितनी एनर्जी कम हुई इतना एनर्जी लेवल होगा। अब ये सोचो कि इसके हिसाब से आप पूरी केमिस्ट्री के जितने भी मॉलिक्यूल सबकी स्टडी कर सकते हो। यानी बहुत गजब की बात है कि भाई नेचर कितना परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं ले रहा जितनी आवश्यकता है, उससे कम ना ज्यादा, न कम न ज्यादा, कम भी नहीं ले रहा है और ज्यादा भी नहीं ले रहा है, तो इसीलिए स्टडी कर पा रहे हैं, इसीलिए स्टडी कर पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है, और क्या, कंटिन्यूस में तो फिर आप स्टडी नहीं कर पाते, फिर तो अनंत आपकी वो बन जाती है, पॉसिबिलिटीज बन जाती है जी। फिक्स है इसलिए पता करता है। इसी के बेसिस पर सोचिए पूरी की पूरी केमिकल एनालिसिस होती है, जो आप पेंट घर में यूज करते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कलर से रिलेटेड है, चाहे पेंट है चाहे केमिस्ट्री के कोई भी और जो मतलब केमिकल स्ट्रक्चर की एनालिसिस होती है। आपके जितनी भी ड्रग्स बनती है, फार्मास्यूटिकल ड्रग जो मेडिसिन बनती है, उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, बॉन्डिंग होती है, वो सब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से यूज होता है। इसी को रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब प्रकाश की स्टडी करना, प्रकाश की स्टडी करना, उस प्रकाश की जो उसका स्पेक्ट्रम है। जैसे हमने रामन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखो अगर ये मॉलिक्यूल को मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजूं, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक लाइट जिसका एक ही कलर हो, जैसे मान लो कि ब्लू लाइट, अब वो कैसे भेजेंगे, तो लेजर यूज करेंगे, क्योंकि लेजर हमेशा मोनोक्रोमेटिक होती है, लेजर की हमेशा एक ही लाइट की वेवलेंथ होती है। तो उन्होंने कहा चलो लेट्स से कि हमने मान लिया कि ब्लू लेजर यूज करिए।
तो आपने ब्लू लेजर यूज करी। अब आपने देखा कि जब स्कैटर हुई तो, क्योंकि भाई किसी भी मटेरियल में आप डालेंगे उसमें हर तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मान लो कि उन्होंने वो स्टडी करते थे जैसे हीरे जवाहरातों की, उनको बड़ा इंटरेस्ट था कि जो जेम्स होते थे जो समुद्र में मिल रहे हैं, कई पत्थर मिल रहा है, कोई अलग से बड़ा इंटरेस्टिंग कलर का पत्थर मिल रहा है समुद्र के आसपास, उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो सबको जो उन्होंने इस मशीन के अंदर डाला, उसका स्पेक्ट्रम देखा कि मैंने यहां से लेजर लाइट डाली है, अब मेरे को यहां पर जो है ये थोड़ा सा एक रेड, मतलब जो अगर ब्लू लाइट थी तो कहीं पर ग्रीन दिख रही है, कहीं पर येलो दिख रही है, कहीं पर रेड दिख रही है, कहीं कुछ दिख रही है। उसके हिसाब से उनको पता चला कि कितनी एनर्जी जो है ऑब्जर्व हो रही है। उसके हिसाब से उसका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको बता के दे देंगे, भाई इसमें सल्फर है, इसमें इतने कार्बन है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें क्या नहीं, और स्ट्रक्चर भी, पूरा स्ट्रक्चर जी आपका पूरा, क्योंकि आप अलग अलग एंगल से कर सकते हैं उसकी स्टडी। बताइए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अरे पूरा एक अणु उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा पूरा। तो ये काम जो है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी दुनिया में सबसे फेमस है। उसका मुझे लगता नहीं ऐसा कोई फील्ड है बायोलॉजी से लेकर के, केमिस्ट्री से लेकर के फिजिक्स में तो ऑब्वियसली उन्होंने काम किया था कि जहां रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज नहीं होती हो। तो ये थोड़ी सी जो स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ना, वो किस टाइप का, जरा थोड़ी सी आइडिया से। तो एक स्पेक्ट्रोम, अच्छा ये स्पेक्ट्रोमीटर क्या है कि बेसिकली यही आपका इंस्ट्रूमेंट है कि उसमें सबसे पहले तो आपको एक लेजर लाइट की जरूरत है, क्योंकि आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए। मान लो आप नॉर्मल लाइट यूज करेंगे, आप कह सकते हैं नॉर्मल लाइट क्यों नहीं यूज कर ले, कर सकते हो, लेकिन क्या है कि नॉर्मल लाइट में बहुत सारे कलर पहले से ही जुड़े हुए हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये लाइट भी तो जो आ रही है वो किसी अणु परमाणुओं के मतलब उनके रेडिएशन से आ रही है, तो वो पहले से ही उसमें हर अणु परमाणु का स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। अगर उसको आप यूज करेंगे किसी मटेरियल में, तो जो स्कैटर होकर आपके पास आएगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो उस अणु परमाणु की है या उस मटेरियल के अणु परमाणु की है। तो पहली बात तो आपको ये फिक्स करनी है, आपका स्पेक्ट्र जो उसका स्पेक्ट्रोमीटर है, कि एक फिक्स वेवलेंथ जो आपको पहले से ही पता है कि ये हमने कहां से स्टार्ट करी, तो ये हमारा सोर्स हो गया, उसको कहते हैं सोर्स लाइट। उसके बाद जो है आपका मटेरियल एक जगह आपको रखा जाएगा उसके अंदर भी, और पूरे वैक्यूम होगा भी, क्योंकि और चीजों से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैक्यूम अगर नहीं होगा तो गैस बीच में कोई आ गई, हवा आ गई, तो उसके भी मॉलिक्यूल होते हैं, उनसे भी स्कैटर होगी लाइट, तो आपको जो मिलेगा वो गलत रिजल्ट मिल सकता है। अब सोचो ये काम रमन ने किया 1925-30 के आसपास, 30 में तो उनको नोबेल प्राइज मिल चुका था, तो 29 या लगभग 30 में ही शायद उन्होंने ये अपना इन्वेंशन भेज दिया था, 29-30 के आसपास, क्योंकि उनको तुरंत ही मिल गया था उनको। तो सोचो कि ये काम उन्होंने उससे 10-15 साल पहले कर रहे थे। अपने कोई और भी थे, कोई बंगाली बाबू थे, कोई प्रोफेसर थे वहां पर साइंटिस्ट, तो उनके साथ मिल करके वो लगे रहे पूरा, मतलब वो सोच ये बात इससे सोचिए, मैंने आपको पहले बताया कि वो डिप्टी अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया रहे, वो दिन भर काम करते थे और उसके बाद काम करने के बाद वो घर नहीं जाते थे, वो सीधा अपनी लैब में जाते थे। उनकी पत्नी उनसे बिल्कुल नाखुश थी। अरे साइंटिस्ट की पत्नियां कहाँ खुश नहीं रहती, कहाँ संभव हो जाता है, नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो हमेशा नाखुश रहती थी कि तुम जो है तुमने शादी करी क्यों हमसे। अच्छा, उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब जल्दी मतलब उनकी पत्नी की उम्र उसमें 13 साल हो गई, पहले यंग एज में ही शादियां हो जाती थी, लेकिन उन्होंने खुद अपनी पत्नी को ढूंढा था कि मुझे इससे ही शादी करनी, क्योंकि वो बड़ा अच्छा एक वो बजाती थी, इंस्ट्रूमेंट प्ले करती थी। और वो पत्नी जो है, एक बार एक साइंटिस्ट ने उनके बारे में लिखा था कि वही उनका नाम था लोक सुंदरी, उनकी पत्नी का नाम। तो उन्होंने कहा कि लोक सुंदरी ही एक ऐसी स्त्री हो सकती है जो रामन जैसे साइंटिस्ट को झेल सकती है, क्योंकि हर एक के बस का नहीं था। सही बात, सही। क्योंकि उसके बावजूद भी वो इतनी दुनिया में रहे, उन्होंने अपना लगभग समझ जीवन का 80% से ज्यादा समय उन्होंने विज्ञान में लगाया होगा। उतना समय उन्होंने ना सोने में लगाया, ना कहीं और फालतू बातों में लगाया, ना किसी और चीज में लगाया, और हमेशा उनका मरते मरते दम तक उनका ये था विचार कि हमारे देश के जो भी युवा लोग हैं, हम दुनिया में वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट यहां पैदा करें। तो उनको पढ़ाते रहे, उनके एक से एक स्टूडेंट निकले जो आज देश भर में अलग अलग जगह साइंटिस्ट हैं और वहां के डायरेक्टर हैं, जो भी हैं। पर
उनका बहुत बड़ा विजन था कि पूरे देश में जो है ये रिसर्च होनी चाहिए हर जगह, हर फील्ड में, खाली फिजिक्स में ही नहीं, वो हर फील्ड में चाहते थे कि सब में हो। मैं फिजिक्स वाला हूं तो वो कहते थे मुझे फिजिक्स में करना है, लेकिन औरों को भी करना चाहिए कि हमको नंबर 1 पे होना है, नंबर 2 पे नहीं होना है कभी भी। तो ये रामन का बड़ा वो था। तो जो हमारा जो स्पेक्ट्रल जो बात बता रहा हूं मैं आपको, जो उनका स्पेक्ट्रोमीटर है, लेजर लाइट आई। अब लेजर लाइट वहां पर गई, आपको पूरा वैक्यूम चाहिए, उसके बाद आपका सैंपल उसको वहां पर आपको रखना है। सैंपल के बाद जब लाइट स्कैटर होती है तो हर जगह आपके रिसीवर्स होते हैं। अब तो ऐसी टेक्निक आ गई, रामन के समय तो नहीं, ऐसी टेक्निक नहीं थी। अब बड़े अच्छे सेंसर आ गए जो कि एक एक दो फोटोन को भी मतलब कैच कर सकते हैं। उस समय तो आपको बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी चाहिए थी क्योंकि इतने अच्छे सेंसर नहीं थे, लेकिन उस समय उन्होंने मतलब ये डिस्कवरी कर दी कि बता एटॉमिक स्ट्रक्चर पता लगा लिया उस समय 1930s के आसपास, मतलब 20s में। तो अब तो ऐसा है कि आप जितने डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं कि आप अलग अलग जगह, जैसे स्कैटर मान लो कि सब डायरेक्शन में हो रही है, आप सब जगह सेंसर लगा लीजिए, यहां देख लीजिए किस वेवलेंथ का फोटोन कैच हो रहा है, यहाँ पर किस वेवलेंथ का फोटोन कैच हो रहा है, पूरे उसमें सब जगह अलग अलग जगह में सेंसर लगा करके आप पूरा का पूरा उसका चित्र बना सकते हैं कि भाई देखो हम इस डायरेक्शन से कर रहे हैं तो ये आ रहा है, उस डायरेक्शन से कर रहे हैं तो ये आ रहा है। आप एक तरह का सोचो जैसे MRI मशीन होती है, उसमें जाते हैं, वो चारों तरफ से आपके पिक्चर लेती है पूरा का पूरा और एक 3D इमेज बनाती है आपके ब्रेन की। बिल्कुल वही समझ लीजिए कि अब आप, ये रामन का काम था कि ये लेजर से आप पूरे जो मटेरियल है उसकी स्टडी कर पा रहे हैं। अब उसके पूरे इन डेप्थ बॉटम तक नहीं जा पाता, डिपेंड करता है कितना थिक मटेरियल है। तो वो जनरली क्या करते हैं कि छोटा सा पोर्शन लेते थे, क्योंकि लेजर में इतनी एनर्जी तो होती नहीं है कि वो बहुत अंदर तक चले जाए। या तो बहुत हाई पावर लेजर है, वो हाई पावर लेजर बनाना हर एक के बस का नहीं था, और खतरनाक भी होती है। उनका तो केवल साइंटिफिक स्टडी करनी थी, तो वो सरफेस पे ही करते थे कि भाई मुझे इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए, बाकी डिटेल में क्या करना है वो तो कोई और लोग पढ़ लेंगे, एक बार मैं आपको बता दूं तो ये रामन का काम रहा। अरे तो बहुत ही बड़ा काम है, अरे गजब का काम। तो कई साइंटिस्ट जैसे जहांगीर भाभा वगैरह को उन्होंने प्रमोट किया। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल होमी जहां भाभा को उन्होंने प्रमोट किया, भाभा के उससे फिर भाभा बने ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले डायरेक्टर बने। वहां से फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर निकला, जो हमारा सबसे बड़ा केंद्र है आजकल परमाणु ऊर्जा में और परमाणु बम बनाने में, BRC जिसको हम बोलते हैं, वो भाभा की देन है। बिल्कुल। तो एक से एक इंसान से कितने और नए, मतलब एक अगर अच्छा आदमी निकल जाए देश में तो कितने बड़े देश का कितना बड़ा फायदा हो जाता है, सोचो। और इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में टाटा जैसा विजनरी नहीं रहा, उनके बाद भी आज तक ऐसा कोई विजनरी नहीं रहा। ये लोगों को पता होना चाहिए। मैं तो जब भी लोगों से बात करता हूं मैं कहता हूं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहे, आज भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पैसों की किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन टाटा जैसे एक इंसान था जो खाली, वो बिजनेस वाले थे वैसे अपना, लेकिन उनमें यह विजन था कि देश इंडिपेंडेंट बने और देश वैज्ञानिक प्रगति करे। तो उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसका पैसा भी टाटा ने दिया, जहां होमी भाभा ने सबसे पहले डायरेक्टर बने, फिर बाद में BRC बना, ये टाटा की देन है। इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, जो आपका CCMB हैदराबाद है, सेंटर फॉर सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, वो TIFR से ही निकला है। अच्छा, आज ये दुनिया भर के मतलब वर्ल्ड क्लास रिसर्च करते हैं। टाटा तो बिल्कुल बहुत ही आदरणीय है। अरे बहुत ही आदरणीय, बहुत आदरणीय, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट देश के अंदर हो। बिल्कुल। और तो बच्चों को बहुत मौका मिले कि अपना वैज्ञानिक टेम्परामेंट को कल्टिवेट करना। और होता क्या है कि जैसे मैंने अभी कहा ना कि 10 निकल जाए, 2 निकल जाए, वो 2 के 4 के 8 के 16, इस तरह से मतलब एक हवा, एक आग जैसी लग जाती है। क्योंकि वाकई में तो साइंस है या मैथमेटिक्स है, ये तो घरानों में ही चलती दिखती है। घरानों में ही चलती थी, बिल्कुल। और क्या, ठीक है भाई, ज्ञान जब तक बच्चे का संपूर्ण नहीं है तब तक वो रिसर्च कैसे नहीं कर सकता, वो तो सही बात। तो एक कंप्लीट शिक्षक ही एक कंप्लीट बच्चा पैदा कर सकता। बिल्कुल, तभी बच्चा रिसर्च से आगे बढ़े। बिल्कुल, वो तो है। तो बहुत ही धन्यवाद डॉक्टर संजय, आपने बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से इन बातों को रखा है, और इन चीजों का जो बात आप बता रहे हैं, इनका देश के बच्चों को बहुत फायदा होगा। न केवल बच्चों को वरन शिक्षकों को भी बहुत फायदा होगा। नहीं, कि वो एक बार चीजों को समझे और बच्चों के अंदर इसको डाल दे। अगर ये हो जाए तो हम कल को भाई विकसित तो हम तभी कहलाएंगे जब हमारा दिमाग विकसित। नहीं, बिल्कुल, वो तो बहुत जरूरी है। बिल्डिंग से तो कोई विकसित ना, बिल्कुल नहीं। विकसित करने के लिए आपके मन में वो भाव होना चाहिए और वो लगन होनी चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है जी, और मेरा इस चीज में, आपको जो भी चीज पसंद आ रही हो जी, जिस भी फील्ड में आप हैं,
तो कहते हो कि भाई मुझे इसमें काम करना है जिंदगी भर, चाहे उसका रिजल्ट निकले नहीं निकले। हम तो उन लोगों की गुण गाते हैं जिन लोगों को हम जानते हैं। ऐसे हजारों लाखों साइंटिस्ट दुनिया भर में है जिन्होंने अपना जीवन दान दे दिया विज्ञान की प्रगति के लिए, लेकिन उनका नाम नहीं जानते हैं। बहुत लोग रहे, सत्येंद्रनाथ बोस को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो है उसके बेसिस पर तुम्हारी पूरी की पूरी फिजिक्स चलती है, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। जो हम लोग जानते हैं जगदीश चंद्र बसु को जानते हैं जी, सत्येंद्रनाथ बोस को कम जानते, जबकि पहला नाम बोस का है, उसके बाद आइंस्टाइन का नाम है। तो एक दिन कभी इनके बारे में भी आप बताइए। बिल्कुल बताएंगे उनके बारे में जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय, आपने बहुत ही बारीकी से ये सब बातें बताई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।